हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे वाटरशेड का क्या मतलब है, वाटरशेड मैनेजमेंट क्या है, इसके कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि वाटरशेड का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। वाटरशेड क्या है? डिफरेंट जगह से पानी जब एक कॉमन आउटलेट के थ्रू होता हुआ एक पर्टिकुलर जगह पे कलेक्ट किया जाता है तो उस एरिया को वाटरशेड नाम दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डायग्राम बेसिस पे समझें तो बारिश हो रही है, प्रिसिपिटेशन दिखाया जा रहा है, बारिश की बूंदें जो है वो सॉइल की सरफेस पे गिर रही हैं। उस बारिश के पानी में जो पानी इनफिल्ट्रेट होके नीचे चला गया वो तो ठीक है, लेकिन जो पानी रन ऑफ के थ्रू बह रहा है आउटसाइड, वो पानी, ये डिफरेंट आपको वेज दिख रहे होंगे, ये वाले जो वेज दिख रहे हैं, यहाँ से पानी आकर एक कॉमन, ये वाला जो आउटलेट है ये कॉमन आउटलेट हो गया। इस कॉमन आउटलेट के थ्रू एक पर्टिकुलर जगह पे ये पानी या तो किसी रिवर वगैरह में चला जाएगा या फिर पर्टिकुलर फार्मर्स के द्वारा या फिर आर्टिफिशियली इसे एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर कलेक्ट कर लिया जाता है। तो उस पर्टिकुलर जहाँ पे कलेक्ट किया जाता है उस एरिया को हम बोलते हैं वाटरशेड। अब हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ए वाटरशेड इज डिफाइंड एज any special area from which runoff from precipitation is collected। बारिश के थ्रू होने वाला जो रन ऑफ है उसके वाटर को कलेक्ट किया जाता है और जो कि एक कॉमन आउटलेट के थ्रू ड्रेन होता है। उस पर्टिकुलर स्पेशल एरिया को हम वाटरशेड नाम दे देते हैं। अब बात आती है कि वाटरशेड मैनेजमेंट क्या है। वाटरशेड मैनेजमेंट जो है वो इन डिफरेंट वाटर रिसोर्सेज या वाटरशेड को गाइड करने की और ऑर्गेनाइज करने की एक प्रोसेस है जिसमें कि डिफरेंट एक्टिविटीज सम्मिलित होती हैं। या फिर हम इसे दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो वाटरशेड मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस होती है जिसमें कि लैंड और जो अदर रिसोर्सेज होते हैं उनको एक वाटरशेड के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है अच्छे तरीके से, ताकि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल सॉइल और वाटर रिसोर्सेज हैं, उनको अफेक्ट किए बिना ही क्रॉप से डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज को उत्पन्न किया जा सके या फिर प्रोड्यूस किया जा सके। तो ये हुआ वाटरशेड मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है। तो वाटरशेड की सिर्फ एक डेफिनेशन नहीं है, हम सिर्फ इसको इतना नहीं बोल सकते कि एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसमें हम इस जो रन ऑफ वाटर होता है उसको कलेक्ट कर लेते हैं, जबकि इसको डिफरेंट वेज में इसको डिफाइन किया गया है। जैसे हम अदर वर्ड्स में बोलें तो जो वाटरशेड होता है वो वाटर की एक जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट होती है जिसमें कि पानी जो है वो एक कॉमन आउटलेट के थ्रू ड्रेन होता है और उस पूरे एरिया को, यानी कि जो कॉमन आउटलेट वाला एरिया है उसको भी हम एक वाटरशेड के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो हम उसमें मानते हैं। तो एक डेफिनेशन इसकी ये हो गई। तो हम एक पर्टिकुलर वाटरशेड एक शॉर्ट टर्म नहीं है कि एक छोटे से या दो शब्दों में इसको समझाया जा सके, इसके लिए अलग अलग डेफिनेशंस जो है वो दी गई हैं। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि वाटरशेड जो है वो सिनोनिम है ड्रेनेज बेसिन का या कैचमेंट एरिया का, यानी कि जो मतलब कैचमेंट एरिया और ड्रेनेज बेसिन का होता है वही सिमिलर मतलब होता है वाटरशेड का। एक वाटरशेड का या वाटरशेड मैनेजमेंट का भी वही सिमिलर मतलब होता है। लेकिन हाँ, अगर हमें इनमें डिफरेंस देखना हो तो हम बोल सकते हैं कि जो कैचमेंट एरिया होता है उसे ब्रॉड लेवल पे यूज़ किया जाता है और जो वाटरशेड टर्म है उसे एक स्मॉल लेवल पे यूज़ किया जाता है, या फिर हम वाटरशेड को सबसे स्मॉल मैनेजेबल हाइड्रोलॉजिकल यूनिट मान के चल सकते हैं, जिसे कि यूके में रिज लाइन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हुआ वाटरशेड मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट कि ऐसा नहीं है कि एक ही डेफिनेशन के थ्रू हम उसको डिस्क्राइब कर सकेंगे। ये एक जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट भी हो सकती है या फिर एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे हम पानी को, रन ऑफ हुआ पानी जो है उसको कलेक्ट करते हैं, वो भी हो सकता है। इसके अलावा इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं जिसे कि हम शॉर्ट टर्म में यूज़ करेंगे तो वाटरशेड टर्म को यूज़ कर सकते हैं, और हमें ब्रॉड लेवल पे यूज़ करना होगा तो हम कैचमेंट एरिया को यूज़ कर सकते हैं, जबकि हम दोनों को इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सकते हैं। ये वाटरशेड का मैनेजमेंट, वाटरशेड का डायग्राम आप समझ गए होंगे कि प्रेसिपिटेशन हो रहा है कॉमन आउटलेट के थ्रू, एक पर्टिकुलर जो वाटर सोर्स होगा वहाँ पर जाकर जो पानी है वो कलेक्ट हो रहा है। ये सोर्स नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियली बनाया गया भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या है वाटरशेड मैनेजमेंट के।
तो सोचने वाली बात है, हम वाटरशेड में क्या कर रहे हैं, पानी का कलेक्शन कर रहे हैं। तो पानी के कलेक्शन करने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, वही मेनली ऑब्जेक्टिव्स किसके होंगे, वाटरशेड मैनेजमेंट के होंगे। अब क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू मैनेज एंड यूटिलाइज द रन ऑफ वाटर फॉर यूजफुल पर्पस, यानी कि जो रन ऑफ हुआ वाटर है वो अगर हम कलेक्ट नहीं करते तो वो ऐसे ही बह जाता और वेस्ट हो जाता, पर जब हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं तो हम अपने यूजफुल पर्पस के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, डिट्योरेटिंग लैंड्स, उनको कम करने के लिए, यानी कि जो सोइल का इरोजन होता है वाटर के थ्रू, वाटर इरोजन जो होता है उसको हम पानी को कलेक्ट करके कम कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर जगह पे वाटर को कलेक्ट किया तो सोइल, वो जो वाटर इरोजन है उससे हम बच सकते हैं। नेक्स्ट है टू इंक्रीज इनफिल्ट्रेशन ऑफ रेन वाटर, अगर हमने एक जगह पे पर्टिकुलर कलेक्ट कर लिया तो धीरे धीरे सोइल में उसका इनफिल्ट्रेशन होता रहेगा, जिससे क्या होगा, वाटर टेबल जो है अल्टीमेटली सोइल का, वो वाटर टेबल इंक्रीज होगा। तो ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर फॉर द वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, टिम्बर वगैरह का, क्यों, जो वाटर है उसका हम इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है वो क्रॉप्स, अगर फॉरेस्ट वाला एरिया हुआ तो हम ट्रीज़ वगैरह के लिए, इरिगेशन के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो टिम्बर वगैरह का अच्छा प्रोडक्शन होगा वाटर की अवेलेबिलिटी के कारण। नेक्स्ट है टू एनहेंस द ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पानी जब इनफिल्ट्रेशन के थ्रू नीचे जाएगा तो ग्राउंड वाटर जो है उसका वो रिचार्ज होगा और उससे अल्टीमेटली ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है टू कंट्रोल डैमेजिंग रन ऑफ एंड डिग्रेडेशन एंड देयर बाय कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर। इस पॉइंट के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि सॉइल और वाटर इरोजन को कम करेंगे, कम होगा, जिससे कि सॉइल और वाटर का कंजर्वेशन जो है वो अल्टीमेटली हो जाएगा। सॉइल इरोजन को कम करेगा ये, इसके अलावा ये प्रोटेक्ट करेगा और एनहेंस करेगा वाटर रिसोर्सेज को, जिससे कि उस जगह पे पानी को पहुंचाया जा सके जहाँ पे अल्टीमेटली पानी की कमी पाई जाती है। क्योंकि आज प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जहाँ पे जो पानी है उसकी बहुत ज़्यादा स्कैरिसिटी या कमी देखने को मिलती है। तो वाटरशेड को मैनेजमेंट करके हम उस कमी वाले क्षेत्र में पानी को पहुँचा सकते हैं और वहाँ की जो वाटर की डिमांड है उसको पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट, वाटरशेड मैनेजमेंट को अगर हम दूसरे ब्रॉड लेवल में डिफाइन, क्योंकि अल्टीमेटली जो टॉपिक है वो तो वाटरशेड का ही है, उसका मैनेजमेंट करना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं, उसके प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। तो वाटरशेड मैनेजमेंट का मतलब जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पर्टिकुलर किसी, अगर हम पूरे एनवायरनमेंट की बात करें कि हमें एनवायरनमेंट को मैनेज करना है तो हम किस पे ध्यान देंगे, 3 मेजर फैक्टर्स के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, एयर, लैंड एंड वाटर। जब हम एनवायरनमेंट को मैनेज करने की बात करेंगे तो 3 मेजर फैक्टर्स के ऊपर फोकस किया जाएगा। एयर को मैनेज कर लो, लैंड को मैनेज कर लो और वाटर को मैनेज कर लो, तो पूरे एनवायरनमेंट का मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो अब हमें तो पर्टिकुलरली वाटरशेड मैनेजमेंट या वाटर को ही इस टॉपिक में वाटर को ही मैनेज करना है एनवायरनमेंट के लिए। तो वाटर को मैनेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं, जहाँ से भी पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, जहाँ से उनका इमिशन होता है पॉल्यूटेंट्स का, उस इमिशन को कम किया जाए, या फिर जो वाटरशेड बनाए जाएंगे उनमें जो पॉल्यूटेंट्स मिलते हैं उन पॉल्यूटेंट्स की अगर कंसंट्रेशन को कम कर दिया जाए तो वाटर की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और वो अच्छे तरीके से क्रॉप्स के लिए और हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकेगा। तो इस टाइप से वाटरशेड में अलग अलग पर्पजेज आते हैं, जैसे कि पॉल्यूटेंट्स का पर्पज़ हो गया, दूसरा एक सारा ही पानी इनफिल्ट्रेट होके नीचे ना चला जाए, या तो उसको पक्का बनाया जाए, या फिर ये वाला एक पर्पज़ हो गया। तो इस टाइप से डिफरेंट टाइप से वाटरशेड का मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट की। इंटीग्रेटेडली हम यानी कि एक या एक से ज़्यादा मेथड्स को यूज़ करके, जैसे पॉल्यूटेंट्स भी नहीं होंगे, पक्का बना देंगे उसे, तो ऐसे एक या एक से दो या दो से ज़्यादा मेथड्स को यूज़ करके जब हम वाटरशेड का मैनेजमेंट करेंगे तो इसे ही नाम दे देते हैं इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वाटरशेड के पर्पज़ के रूप में ही काम में लेते हैं, इस टर्म को और भी बहुत सारी जगह यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपने सुना होगा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो इसी टाइप से दो या दो से ज़्यादा मेथड्स को यूज़ करके अगर हम वाटरशेड का मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसे हम टर्म दे देते हैं इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट, जिसमें कि सोसाइटी का बेनिफिट होगा, ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, फ्लड रिस्क जो है वो कम होंगे, रिक्रिएशन किया जा सकता है किसी वेजिटेशन का उस पानी का यूज़ करके, वेस्ट को मैनेज किया जा सकता है और अच्छे से लैंड जो है उसको यूज़ किया जा सकता है।
यहाँ पर एक टिपिकल वाटरशेड की इमेज दिखाई गई है जिसमें फॉरेस्ट एरिया का वाटरशेड दिखाया गया है। अलग अलग वेज से पानी आता है लेकिन लास्ट में आकर एक कॉमन आउटलेट के थ्रू ड्रेन होता है और एक पर्टिकुलर एरिया पर ये से कलेक्ट कर लिया जाता है, यही वाटरशेड है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड मैनेजमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स का क्या मतलब होता है कि वो किस किस सिद्धांतों पर कार्य करता है, यानी कि ये वाली चीज़ें तो उसमें होनी चाहिए। जैसे अगर कोई फार्मर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वाटरशेड बना रहा है तो ये फार्मर की इनकम को मैक्सिमाइज करने वाला होना चाहिए, क्योंकि फार्मर इतनी मेहनत करके पानी को कलेक्ट कर रहा है तो वो उसको यूज़ करेगा क्रॉप्स को, तो क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ने से अल्टीमेटली उसकी इनकम होगी, यानी कि वाटरशेड से फार्मर की इनकम इंक्रीज हो रही है। दूसरा, वो वाटरशेड मैनेजमेंट के थ्रू सप्लीमेंटल इरिगेशन क्रॉप्स को प्रोवाइड कर सकें। सप्लीमेंटल इरिगेशन क्या होता है, इसे ही लाइफ सेविंग इरिगेशन के नाम से भी जानते हैं, कि जब क्रॉप्स परमानेंट विल्टिंग पॉइंट या विल्टिंग पॉइंट की सिचुएशन में आ जाती हैं कि अब अगर उनको पानी प्रोवाइड नहीं किया गया तो वो अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट पर आ जाएंगे और वो क्रॉप्स जो है, क्रॉप प्लांट जो है वो मर जाएगा। तो उस स्टेज पे परमानेंट विल्टिंग पॉइंट PWP के ऊपर जब कोई इरिगेशन दिया जाता है तो उसे बोलते हैं सप्लीमेंटल इरिगेशन। तो वाटरशेड के थ्रू जो पानी कलेक्ट किया गया है उससे फार्मर जो है वो अपनी क्रॉप्स को सप्लीमेंटल इरिगेशन प्रोवाइड करवा सकता है। उसके अलावा ये इम्प्रूव करता है स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ को। इसके अलावा फर्टाइल सोइल्स जो है उनको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि फर्टाइल सोइल है तो पानी अच्छे से उनमें जाएगा अगर क्रॉप्स की, तो उनकी फर्टिलिटी जो है वो बनी रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि वाटरशेड मैनेजमेंट हमने सारा पढ़ लिया कि क्या इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, अब इसके क्या एडवांटेज हैं। तो ऊपर के पढ़े हुए सारे टॉपिक से आपको समझ में आने लग गया होगा कि वाटरशेड मैनेजमेंट के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। एक बार इस पैराग्राफ को या इस स्लाइड को बिना देखे आप अपने माइंड में भी इसको एक बार विचार कर सकते हैं कि इसके क्या एडवांटेज होंगे। सबसे पहले तो सोइल इरोजन जो है, वाटर के थ्रू होने वाला जो इरोजन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा, जो पानी कलेक्ट किया जाएगा उसको क्रॉप्स के लिए या फिर हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकेगा। तीसरा, वाटरशेड के डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है ना, वो क्रांति लेके आने वाला प्रोग्राम है, एक रिवोल्यूशनरी प्रोग्राम है जिसका मेन एम यही है कि उन स्थानों तक पानी पहुंचे, या फिर मेनली वाटरशेड का फॉर्मेशन जो है वो उन्हीं स्थानों पे किया जाता है जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। तो जो रेनफॉल वाला एरिया होता है या फिर रेनफॉल का जब टाइम होता है, प्रेसिपिटेशन जब होता है, तो रन ऑफ जो वाटर होता है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, जिससे कि जब वाटर की स्कैरिसिटी आती है तो उस टाइम पे लोगों के द्वारा उस वाटर को यूज़ किया जा सके। दूसरा, ये प्राइमरी सोर्स जो होता है वाटर को, उसको यूटिलाइज करने में हेल्प करता है, रन ऑफ वगैरह की दिक्कत नहीं होती, जिससे कि इरोजन से बचा जा सकता है। तो ये सारे एडवांटेज आप अब अपने हिसाब से भी नोट डाउन कर सकते हैं।